आज की चर्चा का विषय है भारत के युवाओं को तकनीकी इनोवेशन मतलब नई खोजों के लिए सशक्त कैसे बनाया जाए। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स और विश्लेषण हैं। तो आज हम इन स्रोतों की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस रास्ते में असली चुनौतियां क्या हैं और क्या प्रगति दिख रही है। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और स्रोत जो हैं वो एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। मतलब इरादा और क्षमता तो दिखती है, खासकर सरकारी स्तर पर जमीनी हकीकत में इसे उतारने में कई रुकावटें हैं, ये भी साफ है। हाँ, सबसे पहले शायद उन आर्थिक और सामाजिक दबावों को देखें जिनका युवा सामना करते हैं। अच्छी नौकरी, आर्थिक स्थिरता, इसका प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं। 2024 में शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर करीब 7% बताई गई है। ऐसे में बड़ा जोखिम लेना मुश्किल हो जाता है ना। है, ऐसा नहीं है। जैसे स्टार्टअप इंडिया, इसने 2024 तक 1.2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता दी है, या फिर मुद्रा योजना है। पर इनका फायदा अक्सर छोटे मतलब कम जोखिम वाले प्रोजेक्ट्स तक ही पहुंच पाता है। जब बात डीप टेक की आती है, जैसे एडवांस्ड एआई या सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, इनके लिए बड़ी फंडिंग मिलना वो अभी भी एक चुनौती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि वो वेंचर कैपिटल कल्चर का उतना मैच्योर ना होना और विशेषज्ञ मूल्यांकन की कमी भी है। ये फंडिंग वाला पॉइंट जरूरी है। लेकिन उससे पहले शिक्षा व्यवस्था का क्या रोल है? नई शिक्षा नीति एनईपी 2020, उसमें कोडिंग और एआई को स्कूल स्तर पर लाने की बात है और 10,000 से ज्यादा स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स भी हैं। क्या ये इनोवेशन की नींव डालने के लिए काफी है? देखिए, इरादा तो अच्छा है और ये एक शुरुआत है, लेकिन समस्या दोहरी है। एक तो वो रटने वाली पढ़ाई की पुरानी आदत, उससे निकलना अपने आप में एक बड़ा सांस्कृतिक बदलाव है। दूसरा, इसे लागू करने की रफ्तार। शिक्षकों की ट्रेनिंग है, सही इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर ग्रामीण इलाकों में संसाधन पहुंचाना, ये सब धीमी प्रक्रियाएं हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ सिलेबस बदलने की बात नहीं है, ये लाखों शिक्षकों और छात्रों की सोच बदलने जैसा है, और इसमें समय लगता है। और फिर वापस आते हैं पूंजी पर। आपने डीप टेक की फंडिंग चुनौती का जिक्र किया, लेकिन दूसरी तरफ भारत सेमीकंडक्टर मिशन और पीएलआई जैसी योजनाएं भी तो हैं। और 2024 में टेक स्टार्टअप्स के लिए $8 अरब से ज्यादा आवंटन की बात भी है। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो क्या फंड सही जगह पहुंच रहे हैं? देखिए, पैसा सिस्टम में आ रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका बंटवारा कितना सही है, ये सवाल है। नौकरशाही की जो प्रक्रियाएं हैं और कभी-कभी पारदर्शिता की कमी, वो फंड्स को सही प्रोजेक्ट तक पहुंचने में देर लगा सकती हैं, खासकर डीप टेक के लिए। चाहे टेक्नोलॉजी थोड़ी जटिल होती है, वैसे मूल्यांकनकर्ताओं की कमी है जो उसके असली पोटेंशियल को समझकर निवेश का फैसला ले सकें। तो ऊपरी स्तर पर आंकड़े भले ही अच्छे दिखें, पर जमीनी असर शायद उतना गहरा न हो। ये नौकरशाही और मूल्यांकन वाला पहलू, ये सोचने लायक है। और एक और परत है, सांस्कृतिक सोच, वो सुरक्षित करियर वाली मानसिकता। हालांकि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान हैं और शार्क टैंक इंडिया जैसे शो भी शायद कुछ प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा मिल रही है, पर सांस्कृतिक बदलाव पीढ़ियों का काम होता है। माता पिता और समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी इंजीनियरिंग, मेडिकल या सरकारी नौकरी को ही ज़्यादा सेफ मानता है। असफलता को सीखने का एक हिस्सा मानना, वो सोच अभी उतनी गहरी नहीं है जितनी शायद सिलिकॉन वैली जैसी जगहों पर है। ये बदलाव धीरे धीरे ही आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो डिजिटल इंडिया ने इंटरनेट पहुंच बढ़ाई, आपने कहा 2024 तक करीब 70%। 5G आ रहा है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन भी है, जो एआई जैसी चीजों के लिए जरूरी है। क्या ये काफी है? प्रगति तो हुई है निश्चित रूप से, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो अमेरिका या चीन के मुकाबले हमारा डिजिटल और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कह सकते हैं विकसित हो रहा है। खासकर टियर 2, टियर 3 शहरों और गांवों में वो मजबूत, हर जगह मौजूद क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में समय लगता है। हम उस रास्ते पर है, पर मंजिल अभी दूर है। तो कुल मिलाके अगर हम इन सभी स्रोतों को देखें तो कहानी ये बनती है, सरकार कोशिश कर रही है, नीतियां बन रही हैं, लेकिन अमल में लाना, उसकी रफ्तार और अलग अलग हिस्सों के बीच तालमेल, मतलब शिक्षा, फंड्स, इंफ्रा, ये बड़ी चुनौतियां हैं। नौकरशाही, समन्वय की कमी, ये सब इसे धीमा करते हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम खुद अभी नया है, करीब 15 साल का, जबकि सिलिकॉन वैली 50 साल से ज्यादा पुराना है। लेकिन हाँ, ज़ोमैटो, पेटीएम, कृत्रिम एआई जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि क्षमता तो है। तो इन सब का मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, नीतियां सिर्फ बने नहीं, तेजी से लागू हों। दूसरा, खास तौर पर डीप टेक के लिए समर्पित फंड्स, मेंटरशिप और मूल्यांकन के तरीके बने। तीसरा, शिक्षा में रटने की जगह समस्या समाधान और प्रैक्टिकल स्किल्स पर जोर हो और जोखिम लेने को थोड़ा सामान्य बनाया जाए। और चौथा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजबूत करना होगा, शायद अमेरिका के डार्पा मॉडल या चीन की सरकारी मदद वाली लैब से कुछ सीख लेकर। मतलब फोकस अब सिर्फ योजना बनाने से हटकर उसे असरदार ढंग से जमीन पर उतारने पर होना चाहिए। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। इन सभी चुनौतियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अगले 5 सालों में भारत के युवाओं की इनोवेशन क्षमता को सचमुच में खोलने के लिए वो कौन सा एक विशिष्ट बदलाव, चाहे वो नीति में हो, शिक्षा के तरीके में या फंडिंग की रणनीति में, सबसे बड़ा और तेज असर डाल सकता है?